हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जो सीबीएसई ने खुद अपनी साइट पे अपलोड किया है 2021 के बच्चों के लिए। ये टर्म 1 के लिए है, क्लास 10th का मैं आपको बता चुका हूँ, और ये सोशल साइंस का है हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो फर्स्ट टर्म होगा उसमें सिर्फ एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, मैंने आपको जब बताया था कि आपका ऐसा होगा तो भी मैंने सारी की सारी चीज़ें बता दी थी कि फर्स्ट टर्म में आपके 40 मार्क्स का होगा, 90 मिनट का होगा। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि 40 नंबर का है, इसका मतलब ये मत समझना कि 40 ही क्वेश्चन होंगे, और वही देखो हमें देखने के लिए मिला 40 से ज़्यादा क्वेश्चन ही आएंगे आपके। ओके, पर टाइम बहुत अच्छा खासा मिला, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको बता दूं कि हम बिल्कुल इसको हर एक चीज़ को फुल्ली एनालाइज करेंगे इसके अंदर। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो कोई एक क्वेश्चन है, उसके अलावा बिल्कुल उसके जैसा कोई और क्वेश्चन कैसे बन सकता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूँ। पहला क्वेश्चन ये लिखा है, देखो, यंग जो यूरोप है, ठीक है, वो एक सीक्रेट सोसाइटी है, वो किसने बनाई थी? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, गसीबे मजीनी ने बताई थी। कोई भी बच्चा बता देगा जिसने थोड़ा सा भी चैप्टर पढ़ा हुआ है ना। तो गसीबे मजीनी ने बनाई थी। तो एक और सीक्रेट सोसाइटी थी जिसका नाम था यंग इटली, मार्सेल्स में बनी थी। वो किसने बनाई थी? वो भी गसीबे मजीनी ने बनाई थी। तो इसके बारे में भी ऐसे ऐसे हम डिस्कस करेंगे, मतलब एक क्वेश्चन से भी कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही में देखो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हो। तो जो क्रॉप लिखी है एक साइड और फिर उसके साथ में स्टेट लिखा है, तो कौन सी क्रॉप है जिसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट उसके सामने लिखा हुआ है? तो एक ही स्टेट का सही लिखा हुआ है, दैट इज़ कॉफ़ी। कॉफ़ी का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है दैट इज़ कर्नाटका, और ये एकदम सही लिखा हुआ है। और बाकियों का गलत लिखा है। मैं बताऊंगा कि सही क्या है। जैसे ग्राउंड नट्स का मैं बता दूं, गुजरात है। टी का असम है। शुगर केन यूपी में सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं। तो ये ऐसे ऐसे मतलब बिल्कुल डीपली एनालिसिस करेंगे कि कुछ छूटे ना। ओके, तो चलो जी शुरू करते हैं। बट मैं पहले बता दूं, आपके 4 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको, क्योंकि कुछ बच्चे सारे कर देते हैं ना। तो सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन होंगे, 20 करने हैं आपको। सेक्शन बी में आपके 22 क्वेश्चन होंगे, 18 करने हैं आपको। सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन होंगे, केस स्टडी वाले क्वेश्चन होंगे आपको। आपके देखना वो कौन से क्वेश्चन होंगे, और जिसमें से 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, और सेक्शन डी की बात करें तो उसमें 2 मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और वो दोनों के दोनों करने हैं। डोंट वरी, बहुत इजी मैप बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपको। ओके, और ये सारे के सारे क्वेश्चन की इक्वल मार्किंग है, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कोई भी क्वेश्चन अगर आप गलत करके आओगे तो माइनस में नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो मतलब आप तुक्का भेड़ के आ सकते हो। सिंपल इज नेगेटिव मार्किंग ना होने का यही है। बस तुक्के से मेरे कहने का मतलब है पढ़कर करना। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो सीधा ABCD कुछ भी अपने मन से नहीं, क्वेश्चन रीड करो, थोड़ा सा उसे एनालाइज करो, सोचो, एलिमिनेट करो कि जी ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इस चैप्टर का तो इससे कोई लेना देना नहीं, ऐसे करके आपको आंसर करना है। ठीक है, तो ब्लाइंडली आपको टिक मार्क नहीं कर देना, सोच के करना। ठीक है, चलो जी शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हु अमंग दी फॉलोइंग, मैंने आपको बता दिया कि यंग यूरोप का जो फाउंडर है वो है गज़ेपे मजीनी। 1807 में जिनेवा में पैदा हुए थे। ये एक लिबरल रेवोल्यूशनरी माना जाता है इनको। ठीक है, और बेसिकली ये इटली के यूनिफिकेशन में इन्होंने स्टार्टिंग में बहुत बड़ा रोल निभाया था। इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, वो अलग बात है। ओके, और बाकी ऑप्शन भी बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, गसेपे गरीबाल्दी का भी बहुत बड़ा एक तरह से रोल था यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। ठीक है, आपको पता है सिसिली में जो मार्च हुआ था तो इन्होंने ही एक वॉलंटियर्स वगैरह इकट्ठे किए थे। कमीलो दे कैवर की बात करें, सी की बात करें तो इनका भी एक बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, ऑस्ट्रियन फोर्सेस जो थी है ना, उनसे टैकल किया था इन्होंने। तो ये हो गया इन मतलब यूनिफिकेशन ऑफ इटली में इनका बड़ा रोल था। ऑटोमन बिस्मार्क की बात करें तो ये एक प्रूशियन मिनिस्टर थे, है ना, बट इन्होंने भी जर्मनी की यूनिफिकेशन में एक बहुत बड़ा रोल निभाया था। इन्होंने 7 साल तक 3 वॉर लड़ी थी। और आप मैं बता दूं, ये 7 साल तक जो 3 वॉर लड़ी थी, किन किन कंट्री के साथ लड़ी थी वो भी नीचे ऑप्शन, मतलब वो उसका भी नीचे क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, चलो, मतलब जर्मनी की यूनिफिकेशन से रिलेटेड है ये हमारे ऑटोमन बिस्मार्क। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इस एक्ट ऑफ यूनियन जो है 1707 वो किससे रिलेटेड है, मतलब किसका रिजल्ट है, कब हुआ था एक्ट, मतलब एक्ट ऑफ यूनियन के साइन होने के बाद क्या हुआ था, ये पूछा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ एक्ट ऑफ यूनियन। ठीक है, सबसे पहले तो एक्ट ऑफ यूनियन था क्या, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड से स्टोरी बताऊंगा, जैसे मैंने कहा था डीप बताऊंगा। तो 1688 में क्या हुआ था, जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी ना, वहाँ के मोनार्क से उन्होंने पावर छीन ली थी। और वो खून खराबा नहीं हुआ था, बिल्कुल ब्लडलेस हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, प्यार से उन्होंने पावर छीन ली थी मोनार्क से, बिना खून खराबा करे। ओके,
उसके बाद 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन साइन होने के बाद स्कॉटलैंड को क्या किया था, मिला लिया गया था इंग्लैंड में, और उसी को फिर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बोला गया। तो बेसिकली एक्ट ऑफ यूनियन के बाद ही हमारा यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना है। तो इसका आंसर क्या, आंसर बी है। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन से लेना देना है एक्ट ऑफ यूनियन का। देखो बाकी में जर्मनी, इटली, वियतनाम लिखा हुआ है, तो आप तो वैसे ही ये आप बता सकते हो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करके, क्योंकि एक्ट ऑफ यूनियन जो है ग्रेट ब्रिटेन या इंग्लैंड से रिलेटेड है, तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट है जी ज़ोल्वरीन। ज़ोल्वरीन जो है वो, इसमें से जो चारों के चारों पॉइंट लिखे हैं ABCD, तो जो ज़ोल्वरीन है वो किससे रिलेटेड है, इसमें से कौन सी लाइन ज़ोल्वरीन के बारे में सही लिखी है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो आपको पता ही है ज़ोल्वरीन एक कस्टम यूनियन है, ठीक है, और ये प्रूशिया के इनिशिएटिव से बनाया गया था। ओके, ये बात तो आपको पता ही है। तो देखो ये क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार, जितनी बार भी टेस्ट लिया था ना MCQ का, उसमें इंक्लूड किया था। ठीक है, और मैं आपको बता दूं पिछले साल भी मैंने एक MCQ का टेस्ट लिया था, उसमें भी ये इंक्लूडेड था ये वाला क्वेश्चन, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और अगर आपको याद है तो ये बताना कि ज़ोल्वरीन कौन से साल में बनाया गया था। ठीक है, वैसे तो मैं बता दूं कि मैंने हर चैप्टर की, ठीक है, SST की और साइंस की, इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों बच्चों के लिए हर एक चैप्टर, SST और साइंस का हर एक चैप्टर के 100 से ज़्यादा MCQ, असर्शन, रीज़न, केस स्टडी वाले सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। ठीक है, देखो एक एक लाइन से क्वेश्चन बनाया है ताकि कुछ गुंजाइश ही ना छूटे आपके एग्जाम में। वो थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज होगी, इसमें भी आप देख सकते हो लैंग्वेज चेंज है। अब बिल्कुल ऐसे ही मैंने एक्ट ऑफ यूनियन का क्वेश्चन नहीं दिया था, मैंने सीधा पूछा था एक्ट ऑफ यूनियन किससे रिलेटेड है, तो आंसर था ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, मैंने ये बिल्कुल ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही डिट्टो जो लिखा हुआ है एज इट इज़ आ जाएगा, है ना, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं अपनी लैंग्वेज में बनाऊंगा तो थोड़ा बहुत तो चेंज करूँगा ना, इसलिए तो मैं ऐसे ही सारे के सारे चैप्टर के MCQ अपलोड कर चुका हूँ। गलती मत करना उसे छोड़ने की, एक एक क्वेश्चन आपका कवर होना चाहिए उसका। ठीक है, तो ज़ोल्वरीन के बारे में बता चुका हूँ, प्रूशिया के इनिशिएटिव से बनाया गया था, एक कस्टम यूनियन था ये, बाद में इसको जर्मन स्टेट ने भी ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, कब बनाया गया था ये आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, जैसे कि हमको पता ही है कि जो जर्मनी था, जर्मनी की यूनिफिकेशन में 3 वॉर लड़ी थी बेसिकली, और 7 साल तक लड़ी थी। 3 वॉर किसके साथ लड़ी थी, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। ठीक है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ लड़ी थी, तो इसका आंसर है अपना बी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आइडियोलॉजी थी बेसिकली 19वीं सेंचुरी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी, जिसमें डिमांड करी गई थी फ्रीडम ऑफ मार्केट। ठीक है, अब देखो इन 4 ऑप्शन में से ABCD में से एक्चुअल में एक वर्ड है जिसका मतलब ही फ्रीडम है। ठीक है, अब वो कौन सा वर्ड है, दैट इज़ लिबरलिज्म, या मैं कहूँ लिबर। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ही फ्रीडम होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी है। बेसिकली उन्होंने, जो लिबरल लोग थे, उन्होंने बहुत सारी डिमांड करी थी। उनकी पॉलिटिकल डिमांड थी, सोशल डिमांड थी और इकोनॉमिकल डिमांड थी। तो इकोनॉमिकल डिमांड में से एक डिमांड यही थी कि फ्रीडम ऑफ मार्केट होनी चाहिए, तो इसका आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है मैं बता चुका हूँ, ग्राउंड नोट्स का, वैसे इसका आंसर सी है। ठीक है, यही सही है, बाकी सारे गलत लिखे हुए। ग्राउंड नट्स का गुजरात होना चाहिए था, टी का असम होना चाहिए था, शुगर केन का यूपी होना चाहिए था। कॉमन सेंस से देखो, टी का तो आपको पता है असम के बागान होते हैं, शुगर केन का आपको पता है यूपी के अंदर बहुत सारी चीनी की मिलें, तो ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो पीस ऑफ लैंड जो 1 साल से 5 साल तक अनकल्टिवेटेड छोड़ा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसको कहते हैं जी फैलो लैंड, याद होगा आपको, है ना। तो ये क्लियर हो गया, आपको फैलो लैंड कहा जाता है उसको। और जो 5 साल से ज़्यादा के लिए, मैं आपको बता दूं, जो लैंड अनकल्टिवेटेड छोड़ा जाता है 5 साल से ज़्यादा टाइम के लिए, उसको बोला जाता है कल्चरेबल लैंड। ठीक है, कल्चरेबल लैंड नहीं है वो, कल्चरेबल लैंड नहीं है, स्पेलिंग चेक करना, कल्चरेबल लैंड है वो। ठीक है, चलो जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। तो इसका आंसर तो वैसे डी है। बाकी तो ग्रेजिंग लैंड, फॉरेस्ट लैंड और बैरन लैंड, इसका तो कोई लेना देना है नहीं, है तो नॉर्मल है। ग्रेजिंग लैंड जिस पे ग्रेज किया जाता है जानवरों को, ये सारा का सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1992 में एक हमारी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, बेसिकली एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड, ग्लोबल लेवल पे हुई थी, 1992 में हुई थी। पहली बात तो अगर आपको नहीं पता कि ये किस बुक से रिलेटेड है, तो ये आपकी ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड है। आपको याद होगा कि रियो डे जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील के अंदर है, 1992 में एक अर्थ समिट हुआ था। ठीक है, जिसमें बात करी गई थी इन्हीं चीज़ों के बारे में, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के बारे में और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, और वहाँ पर जो फाइनल वो बात करी गई थी, दैट इज़ एजेंडा 21 के बारे में। ठीक है, बेसिकली 21st सेंचुरी के लिए हमारा क्या एजेंडा होना चाहिए, ये आप कह सकते हो। तो यही था आपका जो बात हुई थी अर्थ समिट के अंदर। ठीक है, आई होप ये बात आपको पता है और अच्छे से समझ आ गई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और इसमें बहुत सारी अलग अलग कंट्री के मिनिस्टर वगैरह आए थे।
ये तो ग्लोबल लेवल पे हुई थी, तो मिनिस्टर तो आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको पता है कि हमारी जो रिवर्स होती है ना, ठीक है, और जो बहुत सारी रिवर होती है वो पेरेनियल होती है, मतलब पूरे साल पानी रहता है उसके अंदर, ठीक है, और वो एक रिलीफ फीचर की वजह से होता है, और वो जो रिलीफ फीचर है वो टूरिज़्म को भी थोड़ा इंक्रीज़ करता है, इकोलॉजिकल एस्पेक्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो रिलीफ फीचर। तो वो कौन सा है? ये भी इजी क्वेश्चन है, दैट इज़ माउंटेन। मैं समझाता हूँ आपको। पेरेनियल क्यों? पहाड़ों से निकलने वाली देखो दो टाइप की रिवर होती है, एक तो हिमालयन रिवर होती है और एक पेनिनसुलर रिवर होती है। हमारे इंडिया के जो ऊपर से आती है ना, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, दैट इज़ आपकी हिमालयन रिवर, ठीक है, और ये पूरे साल पानी रहता है इनमें। बट आप अगर नीचे की तरफ जाओगे, है ना, तो हमारी दूसरी जो पेनिनसुला से बहती है उनको क्या कहते हैं? पेनिनसुलर रिवर कहते हैं। उन पे वो पेरेनियल नहीं होती, पूरे साल पानी नहीं रहता। और आपको पता है टूरिज़्म के लिए भी लोग जम्मू कश्मीर और पहाड़ों वाले इलाके में घूमने के लिए जाते हैं, शिमला वगैरह सारी की सारी जगह, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया डी, माउंटेन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन एक्टिविटी हैज़ कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन लैंड डिग्रेडेशन। मतलब लैंड डिग्रेडेशन में इनमें से क्या चार चीज़ें हैं जो ज़्यादा बड़ा रोल निभा रही है? देखो, पहली बात तो क्रॉप रोटेशन, शेल्टर बेल्ट और प्लफिंग, इनका कोई लेना देना नहीं है डिग्रेडेशन से, ठीक है। मिट्टी ख़राब हो रही है डिफॉरेस्टेशन की वजह से, हम जो जंगल काट रहे हैं ना उसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो रहा है, ठीक है। बोला जाता है कि जो प्लांट होती है, प्लांट कह रहा हूँ, ट्रीज़ होती है ना, उनकी जो रूट्स होती है वो बेसिकली जो टॉप सॉइल होती है ना मिट्टी की, उसको पकड़ के रखती है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब हम पेड़ वगैरह काट देते हैं तो जो सॉइल होती है वो इरोड हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, और लैंड वो अनफिट फॉर कल्टीवेशन हो जाता है, इसी को लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा एक ऐसा कंट्री है जिसने मजॉरिटेरियनिज्म का मेजर अपनाया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में? चैप्टर नंबर 1 है ये अपना किसका? पोल साइंस का, सिविक्स का, जिसका नाम है श्रीलंका। आपको पता है ना, उन्होंने 3 चीज़ें करी थी। क्या क्या चीज़ें करी थी श्रीलंका की गवर्नमेंट ने? पहली बात तो उन्होंने ये करी थी कि बुद्धिज़्म को ऐसा स्टेट रिलीजन प्रमोट करने के लिए बोल दिया था। सिन्हाला स्पीकिंग लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई थी जॉब वगैरह में, ओके। और तीसरा पॉइंट क्या था, उन्होंने सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें थी जो कि मेजॉरिटेरियन मेजर था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर तमिल भी रहते थे, जबकि तमिल को ऐसा कुछ प्रायोरिटी वगैरह नहीं दी गई थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट रीज़न ऑफ द पावर शेयरिंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। मतलब इसमें से कौन सा ऑप्शन पावर शेयरिंग के लिए बढ़िया है? पावर शेयरिंग जो है वो क्या करती है इसमें से, ठीक है, मतलब क्यों करा जाता है पावर शेयरिंग? रिड्यूस सोशो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। सोशल इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट बेसिकली यही है, ठीक है, पहला ही हमें पता चल गया। तो पावर शेयरिंग अगर हम करते हैं ना तो सोशो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, खून खराबा नहीं होता बेसिकली, है ना, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, ठीक है। फिर भी हम बाकी ऑप्शन पढ़ते हैं। प्रोवाइड एथनिक कल्चरल डेवलपमेंट। कल्चरल डेवलपमेंट का पावर शेयरिंग से कोई सच कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो अलग हो जाता है बिल्कुल, ठीक है, तो ये नहीं है। नेक्स्ट है अलाउ पीपल टू इंजॉय स्पेसिफिक राइट। स्पेसिफिक राइट क्या? राइट्स तो बेसिकली हर डेमोक्रेटिक कंट्री में दिए जाते हैं, है ना। वो अलग बात है कि बेसिकली पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, ताकि अगर कोई है जिनको थोड़ी और नीड की ज़रूरत है, थोड़ी और ध्यान देने की ज़रूरत है, उनको आगे करने के लिए। स्पेसिफिक राइट वगैरह का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। पावर शेयरिंग इसलिए भी नहीं होती, मतलब स्पेसिफिक राइट्स के लिए नहीं होती, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम पावर शेयरिंग कर रहे हैं तो स्पेसिफिक राइट दिए जाएंगे किसी लोगों को, ऐसा नहीं है। अलग राइट्स ऐसा कुछ नहीं होता, दिए जाते हैं, बट उनके राइट्स का प्रोटेक्शन होता है पावर शेयरिंग से, ओके। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्ट सुप्रीमेसी ऑफ वन पार्टी। तो आप देखो, बात ऐसी है, जिस पावर शेयरिंग अगर मान लो हम ना भी करें ना तब भी रिस्ट्रिक्ट होती है। अगर मान लो किसी कंट्री में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि लोग अपना वोट देकर चुनते हैं, ठीक है, और पावर शेयरिंग नहीं है तो इसका मतलब सब कुछ सेंट्रलाइज्ड होगा, है ना। तो सेंट्रलाइज के लिए भी तो इलेक्शन होंगे, तो वहाँ पर भी हम सुप्रीमेसी को रोक सकते हैं, है ना। तो आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ आया। वैसे अगर ना भी समझ आया तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इसका आंसर तो रिड्यूस द सोशो इकोनॉमिक कॉन्फ्लिक्ट है। वैसे ये बात आपको जो 4th वाला पॉइंट मैंने बताया था वो समझ आ गई होगी, क्योंकि जब हम बात करते हैं पावर शेयरिंग की तो पावर शेयरिंग का सुप्रीमेसी ऑफ वन पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि सुप्रीमेसी तो वो पार्टी भी दिखा सकती है या वो गवर्नमेंट भी दिखा सकती है जो कि कोलिजन गवर्नमेंट हो। जब बहुत सारी पार्टी आपस में मिलकर गवर्नमेंट चलाए तब भी सुप्रीमेसी दिखा सकती है वो अपनी, ओके। तो इसका पावर शेयरिंग से ऐसा कोई लेना देना नहीं है।
चलो ये बात हमें क्लियर हो गई, और इससे मैंने आपको कोलिजन गवर्नमेंट का भी बता दिया, जब दो या दो से ज़्यादा पार्टी आपस में मिलकर गवर्नमेंट चलाए तो इसे कोलिजन गवर्नमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सेंटर और स्टेट, ठीक है, के अलावा बेल्जियम के अंदर एक थर्ड टाइप की गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट का नाम क्या है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, सोशलिस्ट गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट या लिबरल गवर्नमेंट? इसका आंसर आपको पता है, कम्युनिटी गवर्नमेंट। सिंपल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपको पता है फेडरलिज्म दो टाइप के होते हैं, दैट इज़ होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म और आपका कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इंडिया किसका एग्जाम्पल है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म का? क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर जो अलग अलग स्टेट है वो पास आई है, ठीक है, वो और वो एक एंटिटी की तरह बिहेव करती है। ओके, मतलब साथ आई है ना, तभी तो एक होल इंडिया बना है, अलग अलग स्टेट साथ आई है। और अगर कमिंग टुगेदर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग कंट्रीज़ मतलब आती है कमिंग टुगेदर में। जैसे कि मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। बेसिकली जो हमारा इंडिया है वो होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है, जो हमारा श्रीलंका है वो होल्डिंग टुगेदर का एग्जाम्पल है, जो हमारा बेल्जियम है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है। बट जो यूएसए है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वो आपका कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है, जब हम होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग स्टेट में बांटा हुआ होता है, ठीक है, कंट्री को अलग अलग स्टेट में बांटा गया होता है, और ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेट के पास इक्वल पावर हो। कमिंग टू होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म में हर स्टेट के पास इक्वल पावर नहीं होती। पर इसका आंसर यूएसए है, स्विट्ज़रलैंड भी हो सकता था, तो ये बात याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि पावर शेयरिंग जो है, वाई इज़ द पावर शेयर्ड अमंगस्ट डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कॉल हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर? आइडेंटिफाई द करेक्ट रीज़न। तो देखो, हॉरिजॉन्टल जब हम अलग अलग ऑर्गन में पावर को बांटते हैं तो उसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी सेम लेवल पे होती है। जैसे कि पता ही है आपको कि एक तो लेजिस्लेचर होता है, एक एग्जीक्यूटिव होता है और वो जुडिशरी होता है, और तीनों की तीनों बराबर लेवल पे होते हैं। अगर एक कोई गलत काम करता है तो दूसरा उसको देखता है, दूसरा कोई गलत काम करता है तो पहला उसको देखता है, तीनों एक दूसरे पे नज़र रखते हैं, सेम लेवल पे होते हैं ये, तो इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर कहा जाता है। तो अब देखो कि किस में लिखा है सेम लेवल, ए में नहीं लिखा, इसमें लिखा है कि जुडिशरी इज़ मोर पावरफुल। मोर नहीं होती, इक्वल पावरफुल होती है। तो हाँ, गलत डिसीजन लेते हैं तो कोई भी, अगर एग्जीक्यूटिव गलत डिसीजन ले तो मैंने आपको बता दिया जुडिशरी और वो एक दूसरे से बोलती है सारा का सारा, तो इसका आंसर बेसिकली है सेम लेवल वाला बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इन इंडिया फेडरल सिस्टम द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दो सब्जेक्ट विच आर इंक्लूडेड इन। सेंटर और स्टेट दोनों जिस पे रूल और रेगुलेशन बना सकती है, दैट इज़ कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आर्टिकल 371, इसके बारे में आपकी बुक के अंदर डिटेल में नहीं लिख रखा, बट जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था ना तब मैंने इसके बारे में बताया था कि एक आर्टिकल 371 है। जब मैंने आपको जम्मू कश्मीर के बारे में बताया था कि आर्टिकल 370 हट चुका है, तो मैंने आपको ये भी बोला था कि आर्टिकल 371 ए भी है एक, वो बेसिकली नागालैंड में है। मैंने आपको बताया था नागालैंड की भी बहुत सारी जगह पर आप ज़मीन जो है वो नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भी आर्टिकल 371 ए है। क्यों? क्योंकि वहाँ ट्राइब्स वाले लोग रहते हैं, है ना, तो ये सारे को दखल अंदाजी पसंद नहीं करते, तो इसका आंसर है नागालैंड। ठीक है, राजस्थान में भी ले सकते हो, हिमाचल प्रदेश में भी ले सकते हो, और आपका तमिलनाडु में भी आप ले सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटी? पता ही है आपको, फार्मिंग, प्राइमरी को एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोला जाता है, और इसका आंसर आपका फार्मिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 7 साल से या 7 साल से ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं? दैट इज़ लिटरेसी रेट। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है कि एवरेज इनकम जो है, करेक्ट मीनिंग इनमें से क्या है? तो एवरेज इनकम आपको पता है, इसको पर कैपिटा इनकम भी बोला जाता है। जब टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाता है, टोटल इनकम को या नेशनल इनकम को, जो एक कंट्री की जो भी टोटल इनकम होती है उसको डिवाइड कर दिया जाता है उसकी पॉपुलेशन से, तब हमारी एवरेज इनकम निकलती है। तो टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइड बाय द टोटल पॉपुलेशन, तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं ना, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हेल्थ, एडुकेशन और इनकम की बात होती है। ठीक है, हेल्थ, एडुकेशन और इनकम। साइंस से, इंफॉर्मेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, मतलब ऐसा कोई लेना देना नहीं है। मेन चीज़ जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, देखो नाम से पता चल रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट, तो वो हेल्थ, एडुकेशन और इनकम के लोगों की हेल्थ वहाँ पर कैसी है, एडुकेशन कैसी है, लोगों को मिल रही है नहीं मिल रही, और वहाँ के लोगों की इनकम कैसी है, इन 3 चीज़ों पर देखो। एक चीज़ तो है इनकम, सबसे पहली बात तो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, इनकम कंपलसरी एक क्राइटेरिया उसने बना रखा है।
ठीक है। अगर वर्ल्ड बैंक की बात करें तो सिर्फ इनकम है, बट अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो सारी की सारी है। HDR होता है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है ना। तो साइंस इसमें देखो इनकम नहीं लिखा, इसमें इनकम नहीं लिखा, इसमें इनकम नहीं लिखा, तो बेसिकली इसका आंसर बी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एनवायरनमेंट जो डिग्रेडेशन हो रहा है वो सिर्फ नेशनल नहीं, वो स्टेट बाउंड्री के लिए भी एक मतलब बुरी चीज़ है। जो एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है वो रिस्पेक्ट नहीं करता नेशनल या स्टेट बाउंड्री को। एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन होगा तो वो सबको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट कर सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, नेशनल डेवलपमेंट कर सकते हैं। सिंपल सीधी बात है, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करोगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही तो होता है, इसको सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होना अगर एग्जाम में सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखा जाए। इसका मतलब होता है कि डेवलपमेंट करना, ठीक है, और जिससे एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान ना पहुँचे। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल फॉल अंडर द ऑर्गेनाइज सेक्टर। इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जहाँ सारा का सारा काम ऑर्गेनाइज तरीके से होता है, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट का वो दिया जाता है, बेसिकली लेटर वगैरह दिया जाता है। तो जब डेली वेज वर्कर को आप रखते हो, कॉन्ट्रैक्टर रखता है, तो क्या कोई लेटर वगैरह देता है? नहीं, रख लेता है बस। जब क्लीनिंग स्टाफ स्कूल के अंदर आता है, क्लीनिंग स्टाफ इन दी प्राइवेट स्कूल, तो कोई ऐसा कुछ नहीं होता कि उनको वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आते, वो इन ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। ठीक है, और अगर हम इंजीनियर की बात करें, उसको सारे के सारे एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिल रहे हैं, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ही आएगा। नाम से आपको पता चल रहा है कि उसको सारे एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिल रहे हैं, पेड लीव मिलेगी उसे, इंश्योरेंस वगैरह मिलेगा, हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे, तो ये इसका आंसर होगा बी। चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, बेसिकली एक एक्ट पास हुआ था, एक आया था, ये स्कीम आई थी 2005 में आई थी। स्पेसिफिक मंथ भी बता देता हूँ, सितंबर। उसमें ना 100 दिन के लिए बेसिकली बोला गया था कि गांव में जिन लोगों को जॉब चाहिए, मैनुअल वर्क दिया जाता था। 365 दिन में से ये वादा किया जाता था कि 100 दिन तक तो आपको जॉब देंगे ही देंगे, काम देंगे ही देंगे, जॉब तो नहीं बट काम देंगे ही देंगे। ठीक है, और अगर आपको नहीं दे पाए तो आपको कंपनसेशन देंगे। ओके, और देखो ये लिखा हुआ है पे दी कंपनसेशन, यानी जो भी उस जो बचे हुए दिन है, मान लो अगर आपको 100 दिन में से 90 दिन दे पाए जॉब, ठीक है, या काम, और 10 दिन नहीं दे पाए तो उसका आपको कंपनसेशन मिलेगा। ठीक है, प्रोवाइड अनदर स्कीम ऐसा कुछ नहीं है। 1/3% अलाउंस देगी, पे एटलीस्ट 1/3% अलाउंस, ऐसा कुछ नहीं है। हेल्थ केयर कंपनसेशन नहीं है, सिर्फ उनको वो कंपनसेशन दिया जाएगा जिस दिन के लिए वो मतलब नहीं दे पाए 100 दिन में से। ओके, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, बट पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर जो लाइन लिखी ना, उससे कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। देखो क्या लिखा हुआ है इसमें, साथ साफ लिखा हुआ है कि फॉलोइंग इमेज इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। देखो बात ऐसी है, याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था कि एलिगरी होता है। एलिगरी का मतलब होता है रूपक, जिसको हिंदी में बोलते हैं। जब हम कंट्री को किसी आइडेंटिटी की मतलब किसी चीज़ को या किसी पिक्चर को, स्टैचू को, जब किसी कंट्री की तरह, जैसे हमारी भारत माता है ना, हम इंडिया को भारत माता की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, अपने भारत को भारत माता की तरह पर्सोनिफाई कर रहे हैं। वैसे ही जर्मनी के अंदर जो एलिगरी है उसका नाम क्या है? जर्मेनिया है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे तो ये क्वेश्चन मतलब बच्चों के लिए था, जो मतलब जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनके बच्चों के लिए ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं दोनों ही करवा देता हूँ, सारे क्वेश्चन तो हमें करना ही है। कि जो जर्मन एम्परर था, जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स में आपको पता है ताजपोशी हुई थी उसके बाद, तो कौन बना था? विलियम वन बना था। ठीक है, काइज़र विलियम वन नाम था उसका। वो बना था हमारा न्यू किंग। कहाँ का? अपने जर्मनी का। ठीक है, तो आपको पता है ना ये प्रूशिया वो सारी की सारी जब हार गई थी तो किंग बना था, है ना, तो वो अपना ये प्रूशियन किंग ही था। ठीक है, जिसका नाम था काइज़र विलियम वन, या विलियम वन एक ही बात है। ओके, चलो अगर ईयर याद है ना आपको कि कौन से साल में बना था, तो वो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि इसमें से कौन सा बल्कान नेशनलिज्म के बारे में बात जो है वो सही लिखी गई है। द बल्कान रीजन बिकम द पार्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिकॉज ऑफ ऑटोमन एम्पायर। ये बात सही है। देखो एक ऑटोमन एम्पायर था, दैट इज़ मुस्लिम एम्पायर बेसिकली। ठीक है, तो वहाँ पर क्या था कि बहुत बड़ा हुआ करता था ऑटोमन एम्पायर। मैं आपको बता दूँ बहुत ज़्यादा अलग अलग कंट्री आया करती थी। आज जो इंडिपेंडेंट कंट्री है वो एक टाइम पे ऑटोमन एम्पायर में आती थी, बट वही अपने नेशनलिज्म की फीलिंग जागी, उन्होंने फिर अपने फ्रीडम के लिए लड़ाई लड़ी, है ना, और वो अलग हो गई। तो ये बात सही है कि ऑटोमन एम्पायर की वजह से ही कॉन्फ्लिक्ट राइज हुआ था।
तो ये सही है। नेक्स्ट है कि वहाँ पर जो रहते थे एथनिक ग्रुप वो अलग अलग थे, जैसे ग्रीक थे, सर्ब थे, ये अलग अलग बहुत अलग अलग थे, ये बात सही है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है कि ब्रिटिश एंड, पहली बात तो ब्रिटिश का ऑटोमन एम्पायर से कोई लेना देना नहीं है एज सच, वो तो फ़ायदा उठाने के लिए गए थे, है ना। बट जो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ब्रिटिश एंड दी एथनिक नेशनैलिटी स्ट्रगल, ब्रिटिश ने नहीं किया था स्ट्रगल, वो तो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट ही नहीं था। तो इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ ए एंड बी आर ट्रू। तो कहाँ है ए एंड बी, तो ये रहा, ए पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाई डिड द वीवर इन सिलेसिया रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर इन 1845। तो मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, कि 1845 में हमारे जो सिलेसिया के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टर थे, ठीक है, हमारे जो वीवर थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया था, याद होगा आपको। देखो बात ऐसी थी कि वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी और इसका फ़ायदा है ना कॉन्ट्रैक्टर उठा रहे थे। कैसे उठा रहे थे, पहली बात तो वो कम पैसों में कॉन्ट्रैक्ट देने लगे, पहले 100 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट देते थे और अब 50 रुपये में देने लगे, और बोलने लगे कि करना है तो करो, 50 रुपये में, नहीं करना तो मत करो, मतलब उनको कम पैसे देते थे। और बहुत सारे ड्यूज़ भी थे जो उन्होंने पे नहीं करे थे, तो इसको लेकर वीवर ने, ड्यूज़ मतलब पहले के पैसे थे वो नहीं दिए थे, तो इनको लेकर ही हमारे जो वो थे वीवर थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था। अब पैसे से रिलेटेड कहाँ लिखी है, कॉन्ट्रैक्टर अब मतलब अपॉइंटेड फॉर फ्यू हाई पोस्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी, हायर इंटरेस्ट, कॉन्ट्रैक्टर गेव देम लोन ऑन हायर इंटरेस्ट। तो ये तो फ़ायदे की बात होगी ना। अच्छा हायर इंटरेस्ट तो लोन थोड़ा ना, कॉन्ट्रैक्टर तो बेसिकली पे करता था, है ना, काम देता था, तो लोन का तो ऐसा कोई लेना देना नहीं है। तो बेसिकली इसका आंसर है कॉन्ट्रैक्टर डिड नॉट पे देयर ड्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और यहाँ क्वेश्चन बच्चे गलती कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द मेजर एस्पेक्ट दैट हेल्प द फॉर्मेशन इन नेशन स्टेट इन ब्रिटेन, ठीक है। तो पहली बात तो देखो, नेशन स्टेट है ना, ब्रिटेन कब बनना स्टार्ट हो गया था, बेसिकली ब्रिटेन जो था वो नेशन स्टेट तभी बनना स्टार्ट हो गया था जब उन्होंने मोनार्क की पावर सीज़ कर ली थी, ठीक है। और याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था कि वो बहुत शांति से हुआ था, कोई वॉर खून खराबा नहीं हुआ था, बहुत प्यार से इंग्लिश पार्लियामेंट ने पावर को सीज़ कर लिया था 1688 में। तभी तो बेसिकली मैंने आपको बोला था कि वहाँ पर क्या था कि वो नेशन स्टेट क्या होता है, जब आपकी एक लैंग्वेज कल्चर, ठीक है, तो इंग्लिश पार्लियामेंट नाम से पता चल रहा है इंग्लिश पार्लियामेंट, तो हो गई ना कॉमन लैंग्वेज कॉमन कल्चर, ठीक है। तो इसका आंसर बेसिकली क्या है, अब देखो फर्स्ट पॉइंट में लिखा है इन 1688 द मोनार्की ऑफ द ब्रिटेन फॉट वॉर विद द इंग्लिश पार्लियामेंट। तो फॉट वॉर तो नहीं था, बहुत प्यार से मना लिया था, तो ये नहीं है, ठीक है। द ब्रिटिश नेशन वॉज फॉर्म्ड, नहीं। आयरलैंड और वेल्स तो, स्कॉटलैंड और वेल्स तो बहुत बाद में था, तो आयरलैंड को तो हटा दो, 1801 में तो ज़बरदस्ती में लाया था, वो नहीं है। और रिजल्ट ऑफ मैनी रिवोल्ट्स, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत प्यार से बन गया था ये। इसका आंसर ये है, देखो, पार्लियामेंट थ्रू दी ब्लडलेस रेवोल्यूशन सीज दी पावर ऑफ मोनार्की इन 1688, बहुत प्यार से ले ली थी पावर, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये फीचर लिखे हुए हैं कुछ, इसके हिसाब से आपको बताना है कि इसमें से किस टाइप की सॉइल है। डेवलप्ड इन द एरिया ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल, बेसिकली यही पॉइंट काफ़ी होना चाहिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 है ये अपना, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जियोग्राफी का। तो मेरे को नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है, बट फिर भी हम आगे पढ़ लेते हैं। लो इन ह्यूमस कंटेंट, ठीक है। और साथ ही में लिखा हुआ है फाउंड इन दी हिली एरियाज़ ऑफ कर्नाटका, केरला और आपका तमिलनाडु वाला, नाम से पता चल रहा है। देखो पहली बात तो ये लेटराइट सॉइल है, ठीक है, जहाँ पर हैवी हाई टेम्परेचर होता है और हैवी रेनफॉल होती है, और ह्यूमस वाला होता है एक तरह से आप कह सकते हो, ठीक है। लेटराइट सॉइल है। और फॉरेस्ट सॉइल तो माउंटेनियस एरिया में, ठीक है, माउंटेनियस सॉइल भी हो गया वो फॉरेस्ट सॉइल। येलो, रेड एंड येलो सॉइल वो अलग है, ठीक है। वो आपका आयरन कंटेंट की वजह से इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक में फिर वो कलर चेंज हो जाता है, रेड में हो जाता है ना, और फिर डिहाइड्रेट कर दो तो येलो हो जाता है। ब्लैक सॉइल वो डेक्कन ट्रैवल एरिया में मिलता है, तो इसका आंसर लेटराइट सॉइल है। टाइडल एनर्जी जो होती है वो किस में आती है, तो टाइडल एनर्जी आपको पता ही है कि वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। बार बार टाइडल एनर्जी क्या होती है, टाइड लहरें होती है ना, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली जनरेट होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, तो वो किस में आती है, वो रिन्यूएबल रिसोर्स में आती है, नॉन रिन्यूएबल में। और एक्चुअल रिसोर्स तो कुछ नहीं होता। पोटेंशियल रिसोर्स वो होते हैं ना जो जिनमें पोटेंशियल है आपकी नीड को सेटिस्फाई करने का, बट अभी इतने बड़े लेवल पे हो नहीं रहा उनका यूज़, और टाइडल एनर्जी का तो हो रहा है। तो इसका आंसर है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ए।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन पावर शेयरिंग, सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इट इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी, येस पावर शेयरिंग इज़ गुड फॉर डेमोक्रेसी, फर्स्ट वाला तो अपना सही है। नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, नेक्स्ट लिखा हुआ है इट क्रिएट हार्मनी इन डिफरेंट ग्रुप्स, सही बात है, पावर शेयरिंग करोगे तो खून खराबों से बचोगे आप, रिड्यूस हो जाएगा, सही है भी। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है अपना कि इट ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी इन दी गवर्नेंस, ये बात भी सही है। देखो सारी की सारी पावर अगर एक ही टाइप की गवर्नमेंट के पास रहती है ना तो ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, वो खुद ही में कुछ ना कुछ करते रहते हैं, करप्शन भी हो सकता है फिर। बट जब पावर बटी हुई रहती है तो दूसरी गवर्नमेंट उनसे पूछते कि जी हाँ हिसाब बताओ, पहली गवर्नमेंट पूछती है, मेन वाली यूनियन गवर्नमेंट स्टेट से पूछती है, स्टेट लोकल से पूछती है, लोकल स्टेट से पूछती है, मतलब ट्रांसपेरेंसी रहती है ठीक ठाक, तो ये भी बात सही है। नेक्स्ट लिखा हुआ है इट ब्रिंग्स सोशो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन अमंग दी पार्टीज़, सोशो इकोनॉमिक सोशो पॉलिटिकल कंपटीशन अमंग दी पार्टीज। देखो ये सही नहीं है, बताता हूँ क्यों। पावर शेयरिंग का पॉलिटिकल कंपटीशन से कोई लेना देना नहीं है, मैंने आपको ये बात पहले भी बता दी थी, ठीक है। अगर कोई कंट्री में सेंट्रलाइज है ना सब कुछ सेंट्रलाइज भी है और वहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं तब भी कंपटीशन होगा वहाँ पर। तो पावर शेयरिंग आने की वजह से ऐसा कुछ नहीं है कि पॉलिटिकल कंपटीशन रहता है, ऐसा नहीं है, पॉलिटिकल कंपटीशन तो पहले भी होता है। तो इसका मतलब है इसका 1 2 3 ही आंसर सही है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ जुडिशरी एक्ट एज एन अंपायर इन फेडरल नेशन। तो आपको पता ही है कि हमारा कैसे जो जुडिशरी है वो कैसे काम करता है। जुडिशरी है ना एक तरह से इंटरप्रेट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको बताता हूँ, देखो कभी भी है ना कोई डिस्प्यूट हो जाता है ना स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी रूल को लेके, लॉ को लेके, वो पहले जुडिशरी पे भागते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे भागते हैं कि जी हेल्प करो, आप बताओ कि जो लाइन लिखी हुई है इसका मतलब क्या है। मतलब ऐसे नहीं कि लाइन लिखी हुई मतलब क्या, आप बताओ कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो फिर वो इंटरप्रेट करके अपने उस हिसाब से बताता है जुडिशरी कि इसका मतलब ये है, ये पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ये कर सकती नहीं कर सकती। तो इसीलिए माना जाता है कि वो जो हमारी जुडिशरी है वो अंपायर की तरह एक्ट करती है जब डिस्प्यूट हो जाता है। तो इसमें क्या लिखा है, जुडिशरी रूल ओवर सेंटर और स्टेट, नहीं रूल वगैरह का तो हटा दो, सेंटर और जुडिशरी नहीं, ऐसा नहीं है, साथ में वर्क नहीं करती। कोर्ट कैन चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कोई नहीं कर सकता। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज पार्लियामेंट ही कर सकती है, बट वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। बेसिक स्ट्रक्चर फिर भी चेंज नहीं कर सकती, कुछ कुछ चीज़ें चेंज कर सकती है। तो इसका आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये आ गया जी, मज़ा आएगा। अब इसमें असर्शन और रीज़न वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि श्रीलंका अडॉप्ट सिन्हाला एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। जो श्रीलंका है उसने अडॉप्ट किया था किसको, सिन्हाला को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट। ये बात सही लिखी है। देखो असर्शन और रीज़न आई होप आपको अटैम्प्ट करना पता होगा कैसे अटैम्प्ट करते हैं। असर्शन में एक लाइन लिखी होती है, रीज़न में एक लाइन लिखी होती है, ठीक है। आपको क्या करना होता है कि देखना होता है कि असर्शन में जो लाइन लिखी हुई है वो सही है, रीज़न में जो लाइन लिखी हुई है सही है। अगर दोनों सही निकल जाती है, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना पड़ता है कि अगर मान लो कि दोनों ही सही निकल जाती है तो फिर आपको कनेक्शन ढूंढना पड़ता है, ठीक है। चलो करते हैं जी। तो सबसे पहले तो हम रीड करते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि श्रीलंका ने, बिल्कुल सही बात है, श्रीलंका ने सिन्हाला को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज अडॉप्ट किया था, ये बात सही है। रीज़न पढ़ते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ द श्रीलंका वांटेड टू फॉस्टर देयर कल्चर लैंग्वेज एंड रिलीजन, ये बात भी सही है, ठीक है। एक्चुअल में जो श्रीलंका की द गवर्नमेंट थी श्रीलंका की, वो अपना कल्चर थोप रही थी। लाइनें तो दोनों सही लिखी हुई है, अब दोनों का आपस में कोई लेना देना है या नहीं है वो हम देखेंगे। देखो बात ऐसी है, अगर आपको कनेक्शन चेक करना हो ना तो एक लाइन में पढ़ दो। श्रीलंका ने सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया क्योंकि श्रीलंका की गवर्नमेंट चाहती थी कि श्रीलंका में उनका ही कल्चर, उनकी लैंग्वेज और उनका रिलीजन चले। बन रहा है सेंस, बिल्कुल सेंस बन रहा है। सिन्हाला गवर्नमेंट ही थी श्रीलंका में और इसीलिए उन्होंने अपना कल्चर लैंग्वेज थोपने के लिए ही सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था। और सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया था सिन्हाला को, स्टेट रिलीजन प्रमोट करने के लिए बोल दिया था बुद्धिस्ट। समझ गए ना आप? तो इसका आंसर बेसिकली है कि सही दोनों है और दोनों का आपस में लेना देना भी है, ठीक है। समझ आया ना बेसिकली। देखो श्रीलंका ने सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज इसलिए अडॉप्ट किया था ताकि वो अपना कल्चर थोप पाए, ठीक है जी। तो यही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
मैच द फॉलोइंग है ये तो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नया नया आया है, ये अपना रेजिडरी सब्जेक्ट है। पुलिस जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, कहाँ गया, 3 के अंदर आती है। एडुकेशन आपको पता ही है कि हमारा कॉन्करेंट है, यूनियन स्टेट दोनों में आता है। एडुकेशन ये हमारा ये एक सेकेंड, पुलिस जो है मैंने आपको बताया था कि वो स्टेट में आता है, ठीक है, पुलिस पे स्टेट गवर्नमेंट रूल बना सकती है। एडुकेशन जो है वो हमारा कॉन्करेंट है, और जो डिफेंस है वो हमारा यूनियन लिस्ट में आता है, ठीक है। तो फर्स्ट का 4, ठीक है, ये ऊपर के फर्स्ट ए सी बी होगा, यानी बी तो नहीं है इसका आंसर, ए सी डी हो सकता है। अब सेकंड का अपना पुलिस का बताया था मैंने 3, सेकंड का 3, बेसिकली यही है आंसर, फर्स्ट वाला ये आंसर, ठीक है। चलो, क्योंकि बाकी तो फिर है ही नहीं, है ना, बाकी में 2 लिखा हुआ है या 1 लिखा हुआ है, तो ये इसमें लिखा हुआ है, तो यही अपना आंसर सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक अनीता है, बेसिकली वो एग्जामिनेशन में अपेयर हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो 8 शेड्यूल 8 में, ये बात याद रखना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में ही बहुत सारी लैंग्वेजेस डिफाइंड है, हमारी शेड्यूल लैंग्वेजेस डिफाइंड है। और जब मैंने एमसीक्यू की वीडियो बनाई थी तो मैंने 22 लैंग्वेज आपको बताई थी कि कौन सी है, तो इसका आंसर आपको पता ही है 22 लैंग्वेजेस है इंक्लूडिंग हिंदी, ओके। तो इसका आंसर क्या है, 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जी, हाँ जी इसमें ये लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ये बताना है आपको, ठीक है, कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट से रिलेटेड है कि ये एक सिस्टम है, ठीक है, कि आइडेंटिफाई द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। इन सारे के सारे पॉइंट्स हमें पता चलता है। ऑप्शन भी देख लेते हैं, कभी कभार ऑप्शन देखने से भी थोड़ा मिलता है, अंदाज़ा मिल जाता है। तो पावर शेयर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू द लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है जी, पावर स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में, बेसिकली लोकल गवर्नमेंट में ना पहले इतनी ज़्यादा पावर शेयर नहीं होती थी, ये 1992 में हुआ था जब डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था। चलो, एंड इट इज़ कॉल्ड 30 ईयर ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल सही बात है, लोकल गवर्नमेंट को 30 ईयर ऑफ गवर्नमेंट बोला गया। स्टेट गवर्नमेंट को अपनी रेवेन्यू भी शेयर करनी पड़ती थी लोकल गवर्नमेंट के साथ, ये भी बात सही है। इसका आंसर ही डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, 1992 में आया था, ये भी बात याद रखना, ठीक है। और गाँव में इसको पंचायत राज कहते हैं, शहर में म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें बताना है क्वासी फेडरल स्टेट। क्वासी फेडरल स्टेट का मतलब बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होती है, ठीक है। तो इसमें से बताना है कि इसमें से कौन कौन से फीचर जो हैं वो मतलब मिलते हैं क्वासी फेडरल स्टेट से। मोर पावर विद स्टेट, मोर पावर विद सेंटर, ये बात सही है। बेसिकली क्वासी फेडरल में भी और इंडिया के अंदर भी ज़्यादा पावर सेंटर के पास है, ये बात आपको पता ही है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर होती है क्वासी फेडरल स्टेट में भी और इंडिया के अंदर भी। यहाँ पर स्टेट का मतलब स्टेट मत समझ लेना, यहाँ स्टेट का मतलब कंट्री से है, ठीक है। आप अब सिविक्स पढ़ रहे हो, मतलब थोड़ा सा हायर क्लास में आ गए, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। और अगर आपने 11th-12th में पोल साइंस ली तो आप ज़्यादातर कंट्री वर्ड कम सुनोगे, स्टेट वर्ड ज़्यादा सुनोगे, ठीक है। तो पहला तो जी सही है, बिल्कुल सही है पहला। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा लिखा हुआ है कि रेजिडुअरी सब्जेक्ट विद सेंटर, ये भी बात सही है कि इंडिया के अंदर और क्वासी फेडरल स्टेट के अंदर भी जो रेजिडुअरी सब्जेक्ट होते हैं वो सेंटर के पास होते हैं, ये बात भी एकदम सही है। नेक्स्ट की बात करते हैं इक्वल सब्जेक्ट विद सेंटर एंड स्टेट, ये बात सही नहीं है, सॉरी। बेसिकली जो ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो यूनियन और स्टेट लिस्ट है दोनों पर इक्वल सब्जेक्ट नहीं है, सेंटर के पास थोड़े ज़्यादा ही मिलेंगे आपको, ठीक है। और कॉन्करेंट लिस्ट में भी हमारी सेंटर की ज़्यादा चलती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, करेंसी ऑफ द करेंसी एंड द रेलवे विद सेंटर, ये बात सही है, सॉरी। करेंसी और रेलवे पे भी रूल और रेगुलेशन बनाने का काम जो होता है वो सेंटर का ही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। थर्ड जो है वो गलत लिखा है, जैसे मैंने आपको बताया, इक्वल नहीं होते, ठीक है। तो इसका आंसर होगा, आई एम सॉरी, रियली सॉरी, मेरे को थोड़ा सा फीवर है, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा कुछ ज़्यादा ही फीवर है, बट ये वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो इसका आंसर है बी, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द थ्योरी ऑफ फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें ये जो पॉइंट लिखे हैं इनमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कौन कौन सी बातें जो है वो सही लिखी हुई है, ओके।
चलो, पहली बात लिखी हुई है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ये बात एकदम सही है, ठीक है। इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट कहा है। शायद मैं आपको बता दूं, आपको ना पता हो, इंडिया के अंदर फेडरलिज्म वर्ड ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया है, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो है वो एकदम सही लिखा है। ओके, सेकंड वाला पॉइंट पढ़ते हैं। शेयरिंग पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सही बात है, पावर शेयर करना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। 3 पॉइंट लिखा हुआ है, दोनों सही है, मतलब ऊपर के। थर्ड पॉइंट लिखा है कि इट इज़ ईजी टू मेक चेंज इन दी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट है। कोई भी गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकती इतनी ईजिली पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। ओके, फोर्थ की बात करते हैं। पार्लियामेंट कैन ओन, मतलब पार्लियामेंट चेंज कर सकती है, इतनी आसानी से पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, तो ये भी नहीं है, ठीक है। कैन ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट, नहीं कर सकती, ठीक है। अगर कोई गलत अरेंजमेंट कर दिया उन्होंने अपनी तरफ से तो जुडिशरी रोक देगी। तो इसका मतलब सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड ही सही है, तो ए होगा इसका आंसर, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। असर्शन और रीज़न। असर्शन लिखा हुआ है कि ह्यूमन डेवलपमेंट मेंशन हाउ मच सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ हैपन इन अ कंट्री। ये बात सही है, ऊपर हमने देखा भी था। बेसिकली जो ह्यूमन डेवलपमेंट अपना इंडेक्स होता है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है, वो बेसिकली सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बताती है कंट्री के अंदर। तो अजर्शन तो हमारा सही है। रीज़न रीड करते हैं। कंपैरिजन ऑफ द नेशनल इनकम ऑफ अ टू कंट्री एक्सप्लेन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नहीं, नेशनल इनकम नहीं, हेल्थ भी आता है इसमें, एडुकेशन भी आती है, तो ये तो गलत है। इसका मतलब इस बार हमारा अजर्शन सही है, रीज़न गलत है। तो अजर्शन इज़ ट्रू, रीज़न इज़ फॉल्स, ठीक है, इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जी। मैच दी फॉलोइंग है। कुरियर जो है वो टर्जरी में लिखा है, फिशरमैन सेकेंडरी में, कारपेंटर प्राइमरी में, ट्रांसपोर्ट सेकेंडरी में। तो इसमें से सिर्फ एक ही सही है, कुरियर आपका टर्जरी में, ठीक है। सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो कुरियर बॉय होते हैं एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, वो आपका किस में आता है, वो आपका इसमें आता है, टर्जरी सेक्टर में आता है, बाकी गलत है, ठीक है। फिशरमैन तो आपका पता है प्राइमरी में हो गया। कारपेंटर जो हो गया वो आपका बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है एक तरह से, सेकेंडरी में हो गया। ट्रांसपोर्टर आपका सर्विस सेक्टर में आता है, यानी ये भी टर्जरी सेक्टर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। एक रीता है, एक एम्प्लॉई है, मल्टीनेशनल एमएनसी में काम करती थी बेसिकली वो, एंड डिफरेंट कंट्री में वो एमएनसी उनकी ट्रांसफ़र हो गई। उनको अपॉर्चुनिटी मिली कि कंट्री ए बी सी में से वो किसी में भी जा सकती है, उन्होंने कंट्री ए को चूज़ किया, ठीक है। तो क्या लगता है कि किस रीज़न की वजह से उन्होंने चूज़ किया? तो ये सैलरी वगैरह दे रखी है ना, रुपीज़, मंथली इनकम दे रखी है एज रुपीज़, ठीक है। और अगर आप इनका बेसिकली उन्होंने ना ये चीज़ देखी थी पर कैपिटा इनकम, ठीक है। तो बेसिकली आप पर कैपिटा इनकम देखना, सिंपल क्वेश्चन है, पर कैपिटा इनकम निकाल के देखना किसकी स्टेबल आती है, ठीक है। देखो मान लो अगर पर कैपिटा इनकम सबकी बराबर भी आती है ना, मैंने निकाली नहीं है, ठीक है, आप ये निकाल के देखना, आप सॉल्व करके देखना कि इन सबको प्लस कर देना, डिवाइड बाय 1 2 3 4 5, यानी ए के सबको प्लस कर देना, डिवाइड बाय 5 कर देना, बी के सबको प्लस कर देना, डिवाइड बाय 5, सी को सबको प्लस कर देना, डिवाइड बाय 5, ठीक है। आप देखोगे ना सबसे ज़्यादा स्टेबल है ना, ये है, ए है, ठीक है। तो बेसिकली ये मेरे को लगता है ए को, कंट्री ए को चूज़ करने का जो मोटिव है यही है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो इक्विटेबल है, ठीक है, इक्वल हो रखा है इसलिए। बाकी में देखोगे तो देखो 500 है और एकदम से 48 है ना। इसमें देखोगे 5000 है, 25,000, मतलब ऊपर नीचे बहुत है, बट यहाँ पर देखो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 9,500, 9,800, 10,500, 10,000, 10,200, तो इक्विटेबल है, और यही रीज़न लगता है ना। रिच तो नहीं है, ऐसा नहीं है, सबसे ज़्यादा तो देखो बी में और सी में है, 48,000 और 25,000, ठीक है। हायर इनकम सिटीज़न भी इसमें नहीं है, ए में नहीं है, लोअर सिटीज़न भी ए में नहीं है, 500 तो बी में है, बट मतलब एक तरह से आप कह सकते हो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विजय जो है वो अंडर नरिश्ड है, उनका वेट 45 किलो है और उनकी हाइट इतनी है। अब आपको बॉडी मास इंडेक्स निकालना है। मैं फॉर्मूला बताऊंगा आपको, कमेंट करके बताना अपना भी बॉडी मास इंडेक्स और हमारे विजय का भी। आपको पता है ना अंडर नरिश क्या होता है, जब आपका बॉडी मास इंडेक्स 8.5 से कम हो, अंडर नरिश 8.5 24.9 से 8.5 से ज़्यादा 24.9 से कम हो तो हेल्दी रेंज, और उससे ज़्यादा हो तो आप गोलू मोलू हो, ठीक है, ओवरवेट हो। तो अब क्या करना है आपको, 45
ठीक है, डिवाइड बाय 1.78 का स्क्वायर, फिर बताना आंसर क्या आएगा। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 42 अच्छे से आंसर बताना है, और आपका भी है ना पता चलना चाहिए, फिर आपको भी क्लियर हो जाएगा, आपको निकालना आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम में ना ऐसी गलतियाँ बहुत होती है, निकलता नहीं है उस टाइम फिर 25, फिर 550 निकलेगा आंसर, फिर 250 निकलेगा, 0.5 निकलेगा आंसर। तो इसलिए आप अच्छे से पहले चेक कर लेना एक बार कि आपको निकालना आता नहीं आता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक वुमेन है जो स्वीट शॉप में काम करती है, उनको सैलरी भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, वो सैलरी एंटायर डे की होती है, कोई पेड लीव नहीं है, कोई हॉलीडे नहीं है, तो वो किस सेक्टर में काम करती है? देखो साफ पता चल रहा है, कभी भी डिडक्ट हो जाती है उनकी सैलरी, एम्प्लॉय कभी भी डिडक्ट कर देता है, एब्सेंट हो जाती है जब वो, तो क्या है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है, नाम से पता चल रहा है। ऐसे ही मैंने आपको जब MCQ की वीडियो बनाई थी ना, तो एक कांता का एग्जाम्पल दिया था, एक लेडी का कांता का एग्जाम्पल दिया था, सॉरी कमल का एग्जाम्पल दिया था, जो भी ऐसे ही होता था उसके साथ भी, तो वो भी अंडर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। ठीक है चलो, ये लिखे हुए हैं, ठीक है, इसमें से ये बेसिकली एम्प्लॉयमेंट दे रखा है, क्योंकि कि प्राइमरी सेक्टर में भी आज 2017-18 के अकॉर्डिंग, देखो हमें एक बात पता है कि टर्जरी सेक्टर सबसे ज़्यादा इंप्रूव हो रहा है, बट फिर भी आज सबसे ज़्यादा लोग हैं प्राइमरी सेक्टर में ही काम करते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको वीडियो बना के समझाया था, ठीक है, नोट्स बनाए थे जब मैंने चैप्टर का एक्सप्लेन किया था आपको, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर है कि इसका रीज़न है आपका अंडर एम्प्लॉयमेंट, या मैं जिसको बोलूँ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जब ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम करते हैं ना, ठीक है, और उनके काम करने का वो अपने पूरे पोटेंशियल से काम नहीं कर पाते और उनके काम करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो उसी को कहते हैं हम अंडर एम्प्लॉयमेंट, और उसी को कहते हैं हम क्या, डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट। ये हमें खेतों में ही देखने के लिए मिलती है ज़्यादातर, एरिया रूरल एरिया में ही। देखो एक खेत में 4 बंदे काम करें तो काम चल जाएगा, बट फिर भी 10 बंदे काम करते हैं, तो वो जो बाकी 6 बंदे हैं ना, वो अपने फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर पाते और उनके काम करने का इतना कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि प्रोडक्शन तो उतना ही होगा, ज़मीन तो उतनी है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अजर्शन और रीज़न। अजर्शन लिखा हुआ है कि क्रूड ऑयल रिजर्व इन दी एंटायर वर्ल्ड इज़ डिप्लीटिंग, यानी जो हमारा क्रूड ऑयल का रिजर्व है वो धीरे धीरे कम हो रहा है पूरे अर्थ पे। क्या ये बात सही है? बात एकदम सही है, और इसी के लिए हमें कोई सब्सिट्यूट ढूंढना पड़ेगा इसका अच्छा खासा, जो सस्टेनेबल हो, जो एनवायरनमेंट को भी नुकसान ना पहुँचाए। तो अजर्शन तो सही लिखा हुआ है। रीज़न पढ़ते हैं कि ऑयल एंड दी पेट्रोल प्राइजेज इंक्रीजिंग डे बाई डे, ये भी बात सही लिखी हुई है। लाइनें तो दोनों सही लिखी हुई है, अब दोनों का क्या आपस में लेना देना है वो हम चेक करेंगे। तो देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर हो रही है प्राइस की बात, ठीक है, यहाँ पर हो रही है कि वो ख़त्म हो रहा है, तो प्राइस का ख़त्म होने से कोई ऐसा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बोथ A एंड R आर ट्रू, बट द रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। वैसे मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप अलग लॉजिक, मतलब आप जाओगे ना दूर के लॉजिक से, आपकी बुक से बाहर, तो ये शायद सही हो सकता था, बट क्योंकि आपकी बुक में इतना ज़्यादा डिफाइन नहीं कर रखा डिमांड एंड सप्लाई, ये सारी चीज़ों के बारे में, तो इसका आंसर आप B ही करके आना, ठीक है। देखो क्यों, क्योंकि इसमें देखो एक इसमें बात हो रही है कि जो हमारा क्रूड ऑयल है उसका हमें सब्स्टिट्यूट ढूंढना चाहिए जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, और यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसमें देखो क्रूड ऑयल, मैं आपको एक लाइन में पढ़ के सिखाता हूँ तब आपको पता चल जाएगा, कोई कनेक्शन नहीं बैठेगा। क्रूड ऑयल का रिजर्व ख़त्म होते जा रहा है पूरे वर्ल्ड में, और हमें इसका कोई बेटर सस्टेनेबल सब्स्टिट्यूट ढूंढना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं। पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं इसकी वजह से हमें सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढना चाहिए, हमें इसलिए सब्स्टिट्यूट ढूंढना चाहिए क्योंकि डिप्लीट हो रहा है, तो ये रीज़न नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि बोथ आर ट्रू बट द रीज़न इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बी होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक मैन है जो एम्प्लॉयड है फूड प्रोसेसिंग फार्म में, वेयर ही डू अ लॉट ऑफ मैनुअल वर्क, हिज वाइफ और डॉटर ऑल्सो हेल्प हिम हिज वर्क ऑन द फार्म एवरी डे, और विच टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज़ दी एग्जाम्पल, इज़ एन एग्जाम्पल। देखो साइक्लिक एम्प्लॉयमेंट कुछ नहीं होता, ओवर एम्प्लॉयमेंट ये भी कुछ नहीं होता, सीजनल एम्प्लॉयमेंट देखो उनको काम तो मिल रहा है ना, काम तो मिल रहा है, ठीक है, तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट तो नहीं है, ये डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट से पीड़ित है। इसके 2 रीज़न है। पहली बात तो आप देखोगे कि बाकी ऑप्शन तो गलत हो गए, तो डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट ही होना चाहिए, और दूसरी बात है देखो वो भी उनकी हेल्प कर रही हैं और शायद उनके काम करने से कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा, वो अपने फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर पा रहे, तो इसलिए भी इसका डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है। इसलिए बोला मैंने आपको कि ऑप्शन पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेक्शन बी भी खत्म होता है, अब आ गए हम सेक्शन सी पे। 12 क्वेश्चन थे और हमें 5 करने थे, बट हम सारे करेंगे, ठीक है। ये ग्रिम फेरी टेल्स के बारे में लिखा है, ठीक है, जर्मनी के अंदर है ये,
ओके, फैमिलियर नेम इन जर्मनी, बहुत ज़्यादा जाना पहचाना नाम है, जो कि दो भाइयों ने हमन हमन हनऊ हनऊ एक जगह है, हमन बेसिकली मेरे को लगा एल लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैकॉब ने और वेलम ने स्टार्ट किया था, वेलम ग्रिम, ठीक है। तो इन दोनों ने स्टार्ट किया था जर्मनी की सिटी में, हैनाऊ में, ठीक है। वाइल बोथ ऑफ देम स्टडी लॉ, जब दोनों की दोनों लॉ पढ़ रहे थे, डेवलप इंटरेस्ट ऑन कलेक्टिंग फोक लोड्स वगैरह, उन्होंने सोचा कि फोक टेल्स वगैरह इकट्ठी करेंगे। 6 साल वो घूमे, ठीक है। उन्होंने फेरी टेल्स वगैरह लिखी, टॉकिंग टू अ पीपल, लोगों से बात करके फेरी टेल्स वगैरह लिखी, और उन्होंने फिर सोचा कि जनरेशन को देना चाहिए, प्रिंट वगैरह करी, और उन्होंने ये देखा कि लोगों को भी बहुत पसंद आई, चिल्ड्रन और एडल्ट को भी बहुत पसंद आई। 1812 में उन्होंने फिर पब्लिश करी, ठीक है। मतलब जब उन्होंने लोगों को, बच्चों को सुनाना स्टार्ट किया, एडल्ट को सुनाना स्टार्ट किया, तो उनको बहुत अच्छी लगी, और इसलिए उन्होंने सोचा कि पब्लिश करनी चाहिए, उन्होंने पब्लिश करा। बोथ द ब्रदर बिकम एक्टिव इन द लिबरल पॉलिटिक्स, और उन्होंने फिर लिबरल पॉलिटिक्स, मतलब पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली एक तरह से। मतलब पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का मतलब ऐसे नहीं, पॉलिटिक्स, लिबरल पॉलिटिक्स यानी डिमांड्स के लिए, अपने राइट्स के लिए, लिबरल के लिए, फ्रीडम के लिए फाइट करना स्टार्ट कर दिया। स्पेशली द मूवमेंट फॉर द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। In the meantime, they also published 33 वॉल्यूम डिक्शनरी ऑफ द जर्मन लैंग्वेज। उन्होंने जर्मन लैंग्वेज की बुक भी छापी, जब वो जर्मन लैंग्वेज की डिक्शनरी 33 वॉल्यूम की वो भी छापी, जब वो अपने लिबरल पॉलिटिक्स में थे, ठीक है, प्रेस के फ्रीडम के लिए, इन सब के लिए फ़ाइट कर रहे थे। ग्रिम ब्रदर्स ऑल्सो सॉ फ्रेंच डोमिनेशन एज अ थ्रेट टू द जर्मन कल्चर and believed that the folk tales they had collected were expression of the pure and authentic German spirit. They considered their project of collecting folklores and the development German language is the wide part of the German language as part of the wider effort to oppose the French domination to create the German national identity. बेसिकली इसमें ये बात लिखी हुई है कि ग्रिम ब्रदर्स ने फ्रेंच डोमिनेशन को थ्रेट समझा जर्मन कल्चर पे, ठीक है, और उन्होंने ये सोचा कि ये फोक टेल्स जो है, जो हम कलेक्ट कर रहे हैं, ये एक तरह से एक जर्मन स्पिरिट को दिखाता है, ठीक है, जो जर्मन के लोगों में कॉमन कल्चर डेवलप करेगा, कॉमन लैंग्वेज डेवलप करेगा, जो कि फ्रेंच के डोमिनेशन को हटाने में, अपोज करने में, और जर्मन नेशनल यूनिटी या आइडेंटिटी को आगे ले जाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करते हैं हम। वैसे मैं आपको बता दूं, कभी कभार क्या करा करो, आप क्वेश्चन भी पहले रीड करा करो, फिर पैसेज पढ़ा करो, ठीक है। क्वेश्चन है कि वाई डिड द ग्रिम ब्रदर गिव टेल्स टू दी रिलेटेबल फ्रॉम विदाउट चेंजिंग देयर फोक। मतलब उन्होंने कहानी क्यों छापी बेसिकली, ठीक है, मतलब रीडेबल यानी पब्लिश क्यों करी उन्होंने। सिंपल सीधी बात है, इसलिए पब्लिश करी होगी कि लोगों को पसंद आई है ना। जब उन्होंने बच्चों को पढ़ाई थी, हमने देखा ना कि दीज वर पॉपुलर अमंग बोथ चिल्ड्रन एंड, जो दोनों में मतलब पसंद करते थे लोग। तो कुछ लिखा है इसमें ऐसा, द कलेक्शन एन्जॉयड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द जर्मनी, ठीक है। हाँ, यही बात है, ज़्यादातर लोगों को पसंद आती थी, है ना। कलेक्शन एन्जॉयड द वाइड रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एन्जॉयड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जर्मनी। तो बेसिकली यही रीज़न था, है ना। तो बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बार पढ़ना, जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर भी एक बार रीड करना, क्योंकि कोई ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज वाला कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैंने इसमें बाकी ऑप्शन नहीं पढ़े, बट फिर भी आप पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। 48 लिखा है, द इम्पैक्ट ऑफ लिटरेसी कंट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रिम ब्रदर्स वाज वाइड स्प्रेड। बेसिकली जो एक तरह से आप कह सकते हो कि लिटरेसी का इम्पैक्ट भी ग्रिम ब्रदर्स की जो पब्लिशर था, जो उसने पब्लिश किया था, उस पर भी पड़ा, उसने भी बहुत कंट्रीब्यूट करा। जब पढ़े लिखे लोग थे तभी तो उन्होंने पढ़ा। आइडेंटिफाई द बेस्ट सूटेबल ऑप्शन टू डिपिक्टिंग द सेम फ्रॉम द फॉलोइंग। तो लिटरेसी ने और क्या डाला, डेवलपमेंट ऑफ द सिटीज़ एंड टाउन, सेटिंग अप द न्यू पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रमोशन ऑफ द एथनिक बिलोंगिंग, एमर्जेंस ऑफ द सोशलिस्ट आइडियोलॉजी। तो बेसिकली इनकी बुक से हो क्या रहा था वो बताना है आपको। क्या उनसे डेवलपमेंट सिटीज़ या टाउन का हो रहा था? नहीं। बुक लिखने से सिटीज़ और डेवलपमेंट का, वो तो फैक्ट्रीज़ वगैरह इस्टेब्लिश होने से होता, तो चलो मानते भी। पॉलिटिकल पार्टी को इस्टेब्लिश करी थी? नहीं, मैंने आपको बताया वो लिबरल पॉलिटिक्स थे, बट वो एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्ट नहीं था उनका। कोई सोशलिस्ट आइडियोलॉजी डेवलप हो रही थी, इस पैराग्राफ में हमने कहीं भी सोशलिस्ट वर्ड ही नहीं देखा, ठीक है। प्रमोशन ऑफ द एथनिक बिलोंगिंग, कल्चर का थोड़ा प्रमोशन हो रहा था। क्या ये बात सही है? ये बात सही है। बेसिकली जो वो बुक लिख रहे थे,
ठीक है, लोग लिटरेट थे, उन्होंने पढ़ी और कहीं ना कहीं उन्होंने जिन लोगों ने उस बुक को पढ़ा कल्चरली जो उनकी एथनिक बिलोंगिंग थी उनका प्रमोशन होने में भी हेल्प हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है कि जो द वर्क ऑफ द ग्रिम ब्रदर इन्फ्लुएंस्ड एंड इंस्पायर द पीपल टू कलेक्टिंग टेल्स। ये बात सही है। दे बिलीव द स्पिरिट ऑफ कल्चरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, एक्सट्रीमिस्ट या लिबरलिज्म। तो बेसिकली वो कल्चरलिज्म बुक तो उन्होंने इसलिए लिखी थी ना कि वो कल्चर को या नेशनल आइडेंटिटी को, इसके अंदर एक रोमांटिसिज्म भी वर्ड लिखा आ सकता था। ठीक है, तो याद रखना कल्चरलिज्म की जगह रोमांटिसिज्म भी लिखा आ सकता है और मेरे को लगता है ये क्वेश्चन रिपीट होगा और इसमें रोमांटिसिज्म लिखा आएगा, तो आपको रोमांटिसिज्म भी लिखना है अगर ऑप्शन में रोमांटिसिज्म हो। ठीक है, इसका आंसर वैसे कल्चरलिज्म है, आपको पता चल गया। बेसिकली उन्होंने बुक इसलिए लिखी थी ताकि वो लोग, जो उनका वर्क था द वर्क ऑफ द ग्रिम ब्रदर, उन्होंने इंस्पायर भी किया, इन्फ्लुएंस भी किया लोगों को कलेक्ट करने के लिए फोक टेल्स। ठीक है, जिन्होंने एक वो बिलीव करते थे स्पिरिट ऑफ कल्चरलिज्म में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि वाई द फॉरेन डोमिनेशन वाज कंसीडर टू दी थ्रेड ऑफ नेशन बिल्डिंग। क्योंकि वो एक तरह से वैल्यूज़ को और इथॉस को, कल्चर को वहाँ के चेंज करने की कोशिश करते थे, है ना। फॉरेन लैंग्वेज जैसे हम समझते हैं कि अंग्रेज़ जो है वो हम पे डोमिनेशन क्रिएट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का थोड़ा सा कल्चर बढ़ता है। कल्चर देखो, इंग्लिश को जब तक आप एज अ लैंग्वेज रखते हो तब तक बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, इट्स टोटली फाइन और ये अच्छा भी है। हमें एक यूनिवर्सल लैंग्वेज आनी चाहिए, है ना, सारे यूज़ करते हैं हर कंट्री में। बट आप जब उसको क्राइटेरिया समझने लग जाओ ना, तो आप ये समझो कि वो आप पे डोमिनेशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो आपने पता नहीं आपने सुना है नहीं सुना, एक ग्रामर नाजी भी होता है, एक वर्ड होता है ग्रामर नाजी। चलो बाद में बात करेंगे इसके बारे में। वैसे इसका आंसर है कि इरोजन ऑफ द नेटिव वैल्यूज़ एंड रिथॉस। इससे नेचर जो हमारा कह सकते हो आप, जो हमारा एक जो वहाँ का यानी हमारी जो नेटिव वैल्यूज़ है और इथॉस है वो ख़त्म होता जाता है, वो इरोड होता जाता है, उसका इरोजन होता जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाउ वर द जर्मन एबल टू कनेक्ट विद देयर कल्चर। कैसे कनेक्ट हो पाए वो अपने कल्चर वगैरह से? थ्रू द फीलिंग ऑफ फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करके? नहीं। यूरोपियन कम्युनिटी, देखो यूरोपियन कम्युनिटी नहीं, सिर्फ जर्मन की बात हो रही है तो उसको जर्मन तक ही रखते हैं। थ्रू द फीलिंग ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग अमंग द नेशनल्स, ये सही बात है। बेसिकली उनमें जब नेशनलिज्म की फीलिंग जागी थी और कलेक्टिव एक बिलोंगिंग की फीलिंग के, देखो हम अब इसका एग्जांपल भारत से लेते हैं। हमारे में बहुत सारी चीज़ें जो कॉमन नहीं है, शायद आपकी लैंग्वेज मेरे से ना मिलती हो, शायद आपका कल्चर मेरे से ना मिलता हो, शायद आपका रिलीजन मेरे से ना मिलता हो। ठीक है, शायद जहाँ पर मैं रहता हूँ उस स्टेट से आप बहुत दूर रहते हो, बट हमारे में बहुत चीज़ें हैं जो कॉमन भी है। जैसे कि नेशनल प्राइड, हमारे नेशनल हीरो, हमारा नेशनल एंथम, तो ये कलेक्टिव बिलोंगिंग है जिसकी हम सब रिस्पेक्ट करते हैं। चाहे आपके सामने उसकी इंसल्ट हो, चाहे मेरे सामने कोई इंसल्ट करे, हमारे इथॉस की, हमारे कलेक्टिव बिलोंगिंग की, हमारे कल्चर की, तो दोनों की दोनों रेस करेंगे आवाज़। चाहे आपने मेरे को कभी देखा हो अपनी लाइफ में, चाहे आपने मेरे को ना देखा हो। ठीक है, मतलब मैं और आप दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, बट फिर भी हम एक कल्चरल बिलोंगिंग है, हमारे में कलेक्टिव बिलोंगिंग है। ठीक है, कल्चर को लेके चलो, और यहाँ पर कल्चर से रिलेशन है मेरा वैल्यूज़ से। ठीक है, जैसे मैंने बोला नेशनल एंथम हो गए, सारी की सारी चीज़ें से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, असर्शन और रीज़न दे रखा है। 1815 में जो रिजीम आई थी वो टॉलरेट नहीं करती थी क्रिटिसिज्म, ये सही बात है, कंजर्वेटिव रिजीम थी वो बेसिकली। ठीक है, तो यानी असर्शन सही है। रीज़न रीड करता है कंजर्वेटिव रिजीम वर ऑटोक्रेटिक, सही बात है, वो ऑटोक्रेटिक थी। दोनों का आपस में लेना देना है, बिल्कुल लेना देना है। देखो जो हमारी 1815 में रिजीम आई थी वो क्रिटिसिज्म को टॉलरेट नहीं करती थी, क्योंकि वो कंजर्वेटिव रिजीम थी, और कंजर्वेटिव रिजीम ऑटोक्रेटिक होती है, वो एक तरह से मोनार्की जैसी होती है और किसी की बात नहीं सुनती। और वो तो मोनार्की थी जो 1815 में आया था, दोबारा से बर्बन का डायनेस्टी का किंग आ गया था ना। तो बोथ आर ट्रू एंड द रीज़न इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो इसका आंसर है ए। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं हम। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देयर हैज़ बीन अ ग्रेजुअल शिफ्ट फ्रॉम द कल्टीवेशन। मैं थोड़ा सा वैसे ही समझा देता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली हिंदी में ही समझा देता हूँ। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जो हमारे फार्मर है वो फूड क्रॉप से वेजिटेबल्स, फ्रूट और ऑयल सीड पे और इंडस्ट्रियल क्रॉप पे
क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो नेट सोन एरिया है सीरियल और पल्सेस का वो रिड्यूस हो रहा है, और जिसकी वजह से जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारा फूड जो प्रोडक्शन है उस पर क्वेश्चन मार्क लगता जा रहा है, फूड सिक्योरिटी को लेकर एक क्वेश्चन आता जा रहा है। मैं डायरेक्टली रीड भी नहीं कर रहा, मैं आपको हिंदी में ही समझा रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे मैं मन ही मन में रीड कर रहा हूँ और आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, क्योंकि फिर मैं इंग्लिश में बोलूँगा फिर हिंदी में समझाऊँगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। नीचे वाला पैराग्राफ लिखा है कि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में, और एग्रीकल्चर जो हमारी लैंड है उस पर, है ना, मतलब नेट सोन एरिया जो है वो गिरता जा रहा है, ठीक है। और जो इससे क्या हो रहा है कि हमारा एक लैंड जो है उसकी प्रोडक्टिविटी भी गिरती जा रही है धीरे धीरे। हम फर्टिलाइज़र का, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी लैंड डिग्रेड हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि बहुत दिक्कतें आ सकती है, ठीक है। और रिडक्शन इन द एरिया ऑफ अंडर इरिगेशन वाटर्स के, इसकी वजह से कई पीरियोडिक स्कार्सिटी ऑफ वाटर, और जो वाटर स्कार्सिटी आ रही है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। और ज़्यादा पानी डालने की वजह से भी आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि सैलिनिटी या सैलिनेशन, थोड़ा आप कह सकते हो कि सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाता है सॉइल में, जो भी एक लैंड डिग्रेडेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन होता है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि वन कैन infer from the above मतलब from the given information that marginal and the small farmer have been pushed out of cultivation, why this is following a prominent cause। मतलब ये ऊपर देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि जो छोटे फार्मर और जो स्मॉल फार्मर है वो पुश्ड आउट हो जाएंगे, मतलब कल्टी हो जाएंगे एक टाइम पर कल्टीवेशन से, खेतों से, मतलब कुछ और करने लग जाएंगे, खेती छोड़ देंगे। क्यों? देखो ऐसा क्यों है, फूड क्रॉप जो है वो मतलब एक्सपेंसिव हो गई है मार्केट में, तो ये तो फार्मर के लिए अच्छा है ना, ठीक है। एक्सपेंसिव हो जाएगी तो उनको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है। और शिफ्ट हो रही हैं वो, और डिमांड बढ़ रही है, नहीं इसका कोई लेना देना नहीं है। पीरियोडिक स्कार्सिटी, ठीक है, पीरियोडिक स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन, तो मैं बहुत सारे एरिया में वाटर स्कार्सिटी आ रही है, बट वो मैनेज कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, पता है, चलो इस पॉइंट सी को भी रखते हैं कि चलो ये भी सही हो सकता है, ठीक है, ठीक है, ये हम करते हैं कि हाँ ठीक है, वाटर की स्कार्सिटी भी एक तरह से अफेक्ट कर सकती है फार्मर को। बट अब नीचे आते हैं, डी लिखा हुआ है कि सॉइल डिग्रेडेशन एंड एक्सटेंसिव ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन में आपको पता है हमने पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ करी थी, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो गया। अगर ऊपर वाला देखो तो मैं आपको बता दूँ, जहाँ पर वाटर स्कार्सिटी होती है वहाँ भी फार्मर खेती कर लेते हैं, ठीक है। हमारे जो फार्मर है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा सही हैं, वो कम से कम पानी में भी अच्छी से अच्छी फसल उगाना जानते हैं। बट अगर सॉइल ही डिग्रेड हो जाए, ठीक है, और यहाँ पर एक वर्ड लिखा है एक्सटेंसिव आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, पता है आपको ग्रीन रेवोल्यूशन के नुकसान भी है, या नुकसान हुए भी हैं बहुत। क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी फसलें मतलब थी जिनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देखना पड़ा इंसेक्टिसाइड वगैरह की वजह से। आज हमें वो देखने के लिए मिलता है, क्योंकि इसकी वजह से वाटर लेवल भी नीचे चला गया और हमारी सॉइल भी एक तरह से कह सकते हो डिग्रेड हो गई। तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डी एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि स्मॉल और जो मार्जिनल फार्मर है वो एक दिन निकल जाएंगे फार्मिंग से। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड फाइंड द इनकरेक्ट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, मतलब कौन सी लाइन गलत लिखी हुई है वो आपको बतानी है। तो पहली लाइन क्या लिखी हुई है कि जो हमारे फार्मर है, इंडियन फार्मर आर डाइवर्सिफाइंग देयर क्रॉप पैटर्न। क्या ये बात सही लिखी हुई है? तो नहीं, ये बात सही नहीं है। हमारे जो फार्मर है वो डाइवर्सिफाइंग नहीं कर रहे, डाइवर्सिफाई मतलब हर अलग अलग चीज़ कर रहे हैं ऐसा नहीं कर रहे, वो बेसिकली वो शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे, डाइवर्सिफाई का मतलब होता है आप सारी तरीके कर रहे हो, बट वो शिफ्ट कर रहे हैं, ग्रेजुअली शिफ्ट फ्रॉम दी फूड क्रॉप्स टू दी फ्रूट और वेजिटेबल्स क्रॉप, ठीक है जी। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। तो पहला पॉइंट तो आपका गलत हो गया, इनकरेक्ट ही आपसे पूछा, तो फर्स्ट तो है, बाकी भी रीड कर लेते हैं। दे आर शिफ्टिंग प्रोडक्शन फ्रॉम दी सीरियल टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, तो वो सीरियल से कर रहे हैं नहीं, वो फूड क्रॉप से हमारे कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल और ऑयल सीड और इंडस्ट्रियल क्रॉप पे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो सीरियल से शिफ्ट कर रहे हैं, नहीं वो फूड क्रॉप से शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ऊपर वाली लाइन से ये वाली लाइन भी गलत लिखी हुई है। थर्ड है कि जूट इज़ दी हाई डिमांड इन इंडियन मार्केट।
हाई डिमांड आप कह सकते हो, जूट की भी हाई डिमांड ही है, मतलब ठीक ठाक डिमांड है। अगर बाकी आप देखोगे, ठीक है, जो भी हमारी फाइबर क्रॉप होती है उसमें से ठीक ठाक डिमांड पे है। और आज तो देखो अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो धीरे 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 जूट बैग का आप देखो यहाँ जूट का अलग अलग पर्पज़ में भी बहुत अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा रहा है। इसको गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, एक नंबर में ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर हम सही की बात करें तो हमारा कौन सा सही है, सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड जो है वो सही है, ठीक है, तो यानी ए सही है। ओके, तो देखो समझ आ गया ना, इसमें लिखा है कि फूड क्रॉप से शिफ्ट हो रहे हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल एंड ऑयल सीड पे, बट इसमें लिखा है कि वो शिफ्ट हो रहे हैं सीरियल से, सीरियल से नहीं हो रहे बेसिकली। हाँ, इसकी वजह से आप कह सकते हो कि सीरियल और पल्सेस वगैरह जो है उसका नेट सोन एरिया डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, बट ये नहीं है, इसमें फूड क्रॉप आना चाहिए था, सिर्फ सीरियल क्रॉप ही नहीं होता, सीरियल क्रॉप के अलावा फूड क्रॉप में सब आ जाता है, ठीक है। सीरियल क्रॉप में सिर्फ स्पेसिफिकली आप सीरियल क्रॉप ही नहीं कह सकते, तो इसलिए इसका आंसर फर्स्ट एंड ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो देयर हैज़ बीन द रिडक्शन इन द नेट सोन एरिया अंडर द सीरियल एंड द पल्सेस, ठीक है। तो जो सीरियल होती है हमारी और जो पल्सेस होती है उनका जो एरिया है, मतलब वो नट सोन एरिया है, वो घटता जा रहा है। क्यों घटता जा रहा है? क्योंकि जो हमारे फार्मर है वो शिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम कह सकते हो मोर प्रॉफिटेबल, मतलब आप कह सकते हो कि लेस प्रॉफिटेबल टू मोर प्रॉफिटेबल और कमर्शियल क्रॉप और इंडस्ट्रियल क्रॉप पे शिफ्ट कर रहे हो। तो अवेलेबिलिटी ऑफ मोर प्रॉफिट फ्रॉम द कमर्शियल क्रॉप, ज़्यादा प्रॉफिट के लिए हमारे फार्मर शिफ्ट कर रहे हैं सीरियल क्रॉप और पल्सेस क्रॉप से। अब सीरियल क्रॉप या मैं कहूँ सीधा फूड क्रॉप, फूड क्रॉप में सीरियल क्रॉप, पल्सेस वगैरह सारी की सारी मिलेट्स वगैरह ये सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो इससे शिफ्ट कर रहे हैं हमारे फार्मर मोर प्रॉफिटेबल क्रॉप पे, तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है। समझ आ गया आपको? इसमें है ना, अगर सीरियल की जगह फूड क्रॉप लिखा होता तो ये ज़्यादा सही रहता, ठीक है, क्योंकि सीरियल तो एक पार्ट है, फूड क्रॉप में तो सब कुछ आ जाता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जस्ट अ सेकंड, मैं इसको दोबारा से वेरीफाई कर लेता हूँ, ऑयल सीड और इंडस्ट्रियल क्रॉप, ठीक है। और इसमें देखो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लिखा है, चलो एटसेट्रा भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ तो ये बात गलत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड विच वन ऑफ शॉर्ट द ड्रामेटिकल रिजल्ट आर नाउ हैड रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड डिग्रेडेशन। ये बात हमको पता है कि एक टाइम पे जो यूज़ किया गया था जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते थे, आज उसके नेगेटिव इफेक्ट हमको देखने के लिए मिले हैं। क्या उसके नेगेटिव इफेक्ट है बेसिकली, और मतलब उस टाइम उसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या थे ये पूछा आपसे, ठीक है। इन्फर द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दीज इनपुट्स नोटिस्ड अर्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मतलब ये जो बात लिखी गई है कि सॉइल डिग्रेडेशन हुआ पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड से, बट पहले इसका फ़ायदा हुआ था। क्या फ़ायदा हुआ था? बेसिकली इससे आउटपुट और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई थी हमारे खेतों की, ठीक है। तो इसका आंसर ए होगा। देखो अर्लियर पूछा इसने, मैंने बोला क्वेश्चन बहुत अच्छे से रीड करना पड़ता है, अभी मैं भी जल्दबाजी में गलत रीड कर देता है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि देयर आर 2 स्टेट इन इंडिया यूजिंग फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, और जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी अच्छा खासा हो रहा है, तो वो कौन से 2 प्रोमिनेंट स्टेट हैं? तो आपको पता है ज़्यादा प्रोडक्शन हरियाणा और पंजाब से ही आता है, ठीक है। तो इसका आंसर ए ही है, नॉर्थ इंडिया। देखो एक बात तो याद रखना, ज़्यादातर प्रोडक्शन आपको नॉर्थ इंडिया में मिलेगा, क्योंकि वो आपको पता है एल्यूवियल सॉइल आपको ज़्यादा यहीं देखने के लिए मिलती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फूड प्रोडक्शन प्रोवाइड द बेस फॉर द फूड सिक्योरिटी एंड इज़ अ की डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फूड अवेलेबिलिटी, ठीक है। वाई इट इज़ ट्रेंड शिफ्टिंग फ्रॉम टूवर्ड द इंडस्ट्रियल क्रॉप, तो वो क्यों इंडस्ट्रियल क्रॉप पे शिफ्ट हो रहे हैं हमारे फार्मर वगैरह? मतलब जो हमारे फार्मर वगैरह हैं वो, मैंने आपको बताया ना, जैसे फूड क्रॉप होती है फूड सिक्योरिटी के लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट है फूड प्रोडक्शन, बट वो क्या कर रहे हैं कि कमर्शियल क्रॉप या इंडस्ट्रियल क्रॉप पे शिफ्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा इनकम कमाना चाहते हैं, ठीक है। चलो या हमको हो गया डी, तो यानी हमारे ए बी सी सेक्शन सारे खत्म हो गए, डी सेक्शन पे आते हैं। 2 मैप थे, ठीक है। तो पहले तो ए दे रखा है, बी दे रखा है, ये बी आप देखोगे तो असम पे मार्क हो रखा है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं फिर भी कि ऑन दी पॉलिटिकल मैप के अंदर बताना आपको, ए जो है वो एक डैम है, एज अ डैम है। तो सलाल डैम, भाखरा नांगल डैम, टिहरी डैम, राणा प्रताप, ये अपना पड़ता है राजस्थान। टिहरी पड़ता है ये उत्तराखंड की साइड में, सलाल जम्मू कश्मीर में, भाखरा नांगल डैम ये अपना पंजाब की, पंजाब भी नहीं कह सकते आप, ठीक है, जैसे ये मतलब पंजाब की साइड में ही पड़ता है थोड़ा सा, मतलब इसका जो गोविंद सागर रिजर्वायर है ना वो पीछे की साइड पड़ता है आपको, ठीक है।
तो एक तो एक उत्तरांचल हो गया, उत्तराखंड हो गया अपना। तो ये देखो, पहली बात तो राजस्थान का कोई लेना देना नहीं है, राजस्थान का नहीं दिख रहा हमें, उत्तराखंड यहाँ का नहीं दिख रहा हमें, सलाल डैम, तो इसका भाखरा नांगल डैम ही होना चाहिए, बी होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट से देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट असम, क्वेश्चन नंबर 6 आया था ना अभी, तो ये असम ही है, वैसे भी दिख रहा है आपको असम ही है, असम ही है ना, हाँ जी असम पे ही मार्क है, देखोगे आप। चलो अब ये 2 विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों के लिए है, बट फिर भी इसे भी कंप्लीट कर लेते हैं हम, कि उत्तराखंड में कौन सा डैम है। तो ये मैं आपको बता ही चुका, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, उत्तराखंड में अपना टिहरी डैम है। और सीरियल क्रॉप, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल सीरियल क्रॉप कौन सी है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्रॉप राइस है, सेकंड व्हीट है, थर्ड ज्वार है, ठीक है जी। आई होप ये आपको समझ आ गया हो। चलो जी, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, सारे के सारे क्वेश्चन एक एक आपको डीप में समझ आया हो। देखो मेरा मोटिव इस वीडियो को बनाने का सिर्फ ये नहीं था कि यही क्वेश्चन आपको समझाऊं, इससे रिलेटेड जो 3-4 क्वेश्चन बन सकते थे वो भी मैंने आपको सारी समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको एफर्ट वगैरह अच्छा लगा हो, एंड थैंक यू सो मच यार, आपकी वजह से 77,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। आई होप हम और जाए 80, 85, 90 और एक दिन शायद लाख भी हो, अभी तो सिर्फ सपना है, ठीक है। बट थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। एंड मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको बताया कि इन चैप्टर की सारी PDF आपको मतलब PDF कह रहा हूँ, PDF भी आपको बेसिकली mainpointstudy.in पर मिल जाएगी। जो मैं MCQ वगैरह अपलोड करता हूँ उनकी भी जल्दी मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। वो सबकी PDF आपको मेन पॉइंट स्टडी की वेबसाइट पे मिल जाएगी। मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि अभी कुछ चैप्टर रह गए हैं, तो वो भी अपलोड करके अच्छे से वीडियो वगैरह बना के आप सबको बताऊँगा, ठीक है। बट जो ये वीडियो देख रहे हैं एंड तक रुके हैं उनको पता चली गया होगा, चलो बहुत बढ़िया। और मैं आपको बता दूं हमारे कोई दूसरे भी चैनल है, जैसे मेन पॉइंट टेक हो गया, मेन पॉइंट टेक पे मैं अर्निंग से रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा ये जानना है कि सर हम अर्न वगैरह कैसे कर सकते हैं, तो वो अलग से मैंने चैनल उन्हीं बच्चे के लिए बनाया है, ठीक है। बहुत अलग अलग वीडियो भी अपलोड कर रखी है, जाकर वो देख लेना। मेरे को इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं बहुत बार इस चैनल के बारे में वीडियो में बता चुका हूँ। मेन पॉइंट गेमिंग है, गेम वगैरह खेलनी हो कभी आ जाना। यूनिक वर्ल्ड है, वो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि अलग अलग चीज़ों के बारे में है, ओके। मतलब आप कह सकते हो फैक्ट वगैरह है, सारी की सारी चीज़ें। और मैंने अभी एक वीडियो अपलोड करी थी कुछ टाइम पहले जिसमें मैंने ये बताया था कि अगर हमारे पास पैसे की मशीन है तो हम बहुत सारा पैसा क्यों नहीं छाप लेते, ओके। और साथ ही में मैंने एक दूसरा भी चैनल बनाया है, दैट इज़ भरत कुमार खोरवाल, ठीक है। अभी तक उस पर कुछ अपलोड नहीं किया, बेसिकली वो व्लॉगिंग चैनल है, टाइम ही नहीं मिलता यार, बट जल्दी उस पर भी करूँगा, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और साथ में आप इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है जल्दी। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।